Hello students, wish you a very good morning and I welcome you all on my English YouTube channel English Arena. And today we are going to begin a new topic which is very much important for the point of all types of examinations for board exams, non-board exams, university exams and all types of competitive exams. And the name of the topic is figure of speech. हमने parts of speech को डिटेल से पढ़ा है. So don't be confused. This is not parts of speech. This is figures of speech. Writers and poets use different types of figures of speech in their writings. It enhances and enriches our vocabulary or communication skills. Figures of speech is also known as figurative speech or poetic devices. इन्हें हम poetic device के नाम से भी जानते हैं, figurative speech के नाम से भी जानते हैं और figures of speech के नाम से भी जानते हैं. इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे. आपके बोर्ड एग्जाम्स में स्पेशली पोएम्स के लिए पोएम्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन पोएटिक डिवाइसेस का अवश्य पूछा जाता है और डिफरेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फिगर्स ऑफ स्पीच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं लेकर आया हूं न्यू टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच. व्हाट डू यू मीन बाय फिगर्स ऑफ स्पीच? इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? फिगर्स ऑफ स्पीच का लिटरेरी मीनिंग नहीं होता. किसी भी वर्ड या फ्रेज के दो प्रकार के मीनिंग होते हैं. एक होता है लिटरल मीनिंग जो एग्जैक्टली उसके वर्ड से निकलता हुआ मीनिंग होता है और दूसरा मीनिंग होता है नॉन लिटरल मीनिंग. फिगर्स ऑफ स्पीच हमेशा नॉन लिटरल मीनिंग लिए होते हैं अदर देन लिटरेरी मीनिंग. या हम ये कह सकते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर फ्रॉम द डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग. चीजों को डायरेक्ट कहने से डिपार्चर है, अर्थात हम डायरेक्ट ना कह करके भाषा को सजा कर बोलते हैं. उसी को हम फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं. आपने बहुत सारी पार्टीज में, बहुत सारे फंक्शंस में लंच या डिनर अवश्य किया होगा. आपने अपने घर पे भी लंच अवश्य किया है. क्या डिफरेंस है? आपने देखा डिफरेंट पार्टीज में, रेस्टोरेंट्स में सैलेड को प्लेट में बहुत ही सुंदर तरीके से सजा कर लाया जाता है और हम जब घर पर वही सैलेड खाते हैं तो हम उस तरीके से उसको डेकोरेट नहीं करते, नहीं सजाते. लेकिन क्या सजी हुई सैलेड हमें ज्यादा अच्छी लगती है? क्या वो सजी हुई मिठाइयां हमें ज्यादा अच्छी लगती हैं? बेशक हमारी आंखों को वो दृश्य भा जाता है. ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम अपने रूम की इंटीरियर डेकोरेशन को अच्छा बना सकते हैं, हम खाने पीने की वस्तुओं को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं. ठीक उसी प्रकार से हम प्रत्येक लैंग्वेज में अपने शब्दों को भी सजा सकते हैं. अपनी बात को डायरेक्ट कहने की अपेक्षा उसको सजाकर डेकोरेट करके बोल सकते हैं. वही तो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं. इट इज अ डिपार्चर फ्रॉम द डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग and figures of speech have non-literal meanings. They decorate our language, they decorate our speech, so they decorate our communication skills and they provide sound effect. तभी तो पोइट्री में प्रत्येक पोएट को ये छूट होती है कि वो ग्रामर का, सेंटेंसेस का के रूल को, ग्रामर रूल्स को फॉलो ना करके फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करता चला जाता है. दिस इज द मीनिंग ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच.
अब फिगर्स ऑफ स्पीच वैसे तो बहुत सारे हैं, हम यहां बहुत सभी तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनको हम अवश्य डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोटे तौर पर हम सभी फिगर्स ऑफ स्पीच को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई। पहली कैटेगरी है फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी और लाइकनेस, एक जैसी दिखने वाली चीजों पर बेस्ड फिगर्स ऑफ स्पीच। इसको हम 4 फिगर्स ऑफ स्पीच इस कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। पहला है सिमिली, मेटाफर, अपॉस्ट्रोफी एंड पर्सोनिफिकेशन। ये 4 फिगर्स ऑफ स्पीच हम डिस्कस करेंगे। दीज आर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी और लाइकनेस, और वी कैन से व्हेन वी क्रिएट सिमिलैरिटी बिटवीन 2 अनलाइक थिंग्स और अनलाइक पर्सन्स। नेक्स्ट इज कैटेगरी बी, फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट और सरप्राइज और डिफरेंस। कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंस एंड सरप्राइज पर बेस्ड फिगर्स ऑफ स्पीच। इसमें हम 4 फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज एंटीथेसिस, सेकंड वन इज आयरनी, देन ऑक्सीमोरॉन एंड देन इमेजरी। पोइट्री में ये बहुत अधिक यूज होते हैं और पोइट्री को बहुत सुंदर बना भी देते हैं। कैटेगरी सी, कैटेगरी सी में हम डिस्कस करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन एसोसिएशन और सब्स्टिट्यूशन। हम एसोसिएट करते हैं चीजों को, या एक के स्थान पर दूसरी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच हम इस कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। और पहला है इसमें सैटायर, जिसे आप व्यंग्य भी कहते हैं, और दूसरा है सिनेक्डॉक। सिनेक्डॉक जब एक पार्ट किसी पूरे सेंटेंस को एक्सप्रेस करता है। इनको हम 1 by 1 डिटेल में विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट कैटेगरी इज कैटेगरी डी। In this category we shall discuss figures of speech based on construction or arrangement. हम कंस्ट्रक्ट करते हैं या वर्ड्स का अरेंजमेंट करते हैं, इस प्रकार से करते हैं कि हमारी लाइन, हमारा सेंटेंस बहुत सुंदर लगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स। ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आइडियाज होते हैं। नेक्स्ट है हाइपरबोली, and the next one is transferred epithet. Transferred epithet. These figures of speech are based on construction or arrangement of ideas. And the last category is figures of speech based on sound. आपको साउंड से रिलेटेड कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच मिलेंगे जो प्रत्येक क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन इज alliteration, second one is onomatopoeia, and third one is anaphora, and then we shall discuss pun. These 4 figures of speech will be discussed, are based on figures of speech are based on sound. यहां सारा साउंड के बारे में है। कुछ वर्ड्स की साउंड को मैच कराने के लिए हम अपनी पोइट्री में, अपनी राइटिंग में या अपनी स्पीकिंग स्किल में इन फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। इस प्रकार से हम इस चैप्टर में टोटल 18 फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे 1 by 1 with examples. And today we are going to discuss 2 basic figures of speech or figures of speech based on similarity or likeness. Means simile, metaphor, apostrophe and personification. Dear students, आइए अब हम डिस्कस करते हैं सिमिलैरिटी और लाइकनेस पर बेस्ड 2 फिगर्स ऑफ स्पीच. One is simile and the other one is metaphor.
हिंदी में भी हम अलंकारों का प्रयोग जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में भी ये अलंकार ही हैं जिन्हें हम फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आइए आज हम दो फिगर्स ऑफ स्पीच को डिटेल में डिस्कस करें, सिमिली एंड मेटाफर। कई बार बच्चे इस वर्ड को स्माइल वर्ड से कंफ्यूज करते हैं। डोंट बी कंफ्यूज्ड, स्माइल इज अ डिफरेंट वर्ड एंड सिमिली इज अ डिफरेंट वर्ड, मीन्स अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली इट इज अ टाइप ऑफ इडियम। अगर हम सिमिली की बात करें और मेटाफर की बात करें, दोनों में हम टू डिफरेंट और अनलाइक थिंग्स को कंपेयर करते हैं। वी यूज सिमिली एंड मेटाफर फॉर कंपैरिजन एंड वी कंपेयर टू डिसिमिलर थिंग्स। बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द यूसेज ऑफ सिमिली एंड मेटाफर। यदि आप उस थोड़े से डिफरेंस को समझ जाएंगे, यू कैन यूज and you can identify the figure of speech used in the writing or speaking skill. It is a type of idiom. Simile is a direct comparison while metaphor is an indirect comparison. But comparison exists in both the figures of speech. It is a type of idiom and it is a direct comparison. Something is similar to another thing. एक चीज किसी दूसरी चीज के सिमिलर हम बताते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटीज सिमिलर होती हैं। उनकी क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं। We compare to unlike things by using as or like. इन दो वर्ड्स को आपने ध्यान में रखना है। जब हम टू डिफरेंट थिंग्स को एज और लाइक वर्ड्स का यूज करके कंपेयर करते हैं तो उसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज में डायरेक्ट विदाउट डेकोरेशन कहते हैं किसी सोल्जर के बारे में, ही फॉट ब्रेवली। ही फॉट ब्रेवली, यहां पर वो कैसे लड़ा? ब्रेवली, इन ए ब्रेव मैनर। क्या हम इसको किसी दूसरे ढंग से कह सकते हैं जो बहुत सुंदर लगे, एक सजी हुई भाषा लगे, जो हमारे लिसनर्स को भी अच्छी लगे? ऑफ कोर्स हम इसे कह सकते हैं ही फॉट लाइक ए लायन। अब यहां पर हम ही ये जो सोल्जर है इसको कंपेयर कर रहे हैं लायन से। हालांकि दोनों डिसिमिलर हैं, दोनों अनलाइक हैं। एक आदमी एक लायन कभी नहीं हो सकता, लेकिन लायन ब्रेव होता है और कोई आदमी भी ब्रेव हो सकता है। तो यहां लायन की जो ब्रेवरी, जो क्वालिटी है, उसको उस व्यक्ति की, उस सोल्जर की ब्रेवरी से कंपेयर किया है और हमने लिख दिया ही फॉट लाइक ए लायन और लाइक शब्द का यूज किया। अगर हम टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं यूजिंग वर्ड्स एज और लाइक, सिमिले इज देयर, तो हम कहेंगे इसमें सिमिले का प्रयोग किया गया है। परंतु आइए हम साथ साथ मेटाफर को भी देखते हैं। अगर हम विदाउट यूजिंग, इफ वी कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग एज और लाइक, हम बिना एज और लाइक के हम कंपैरिजन करें तो हम कहेंगे यहां मेटाफर का यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इसी बात को हम कहते हैं he is a lion. He is a lion. हालांकि ही कोई लॉयन नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति कोई लॉयन तो नहीं हो सकता। टू डिसिमिलर पर्सन एंड वन इज अनदर इज एनिमल। ही इज अ लॉयन इन फाइट, लेकिन वो लड़ाई करने में, या यूं कह सकते हैं कि वो वॉर में, फाइट में एक शेर है। अब शेर बहुत अच्छी फाइट करता है और ये यहां पर ये जो पर्सन, ये जो सोल्जर है, ये भी बहुत अच्छी फाइट करता है। यहां पर इस क्वालिटी को कंपेयर किया है, लेकिन इस सेंटेंस में कहीं भी एज और लाइक वर्ड्स नहीं है। इसका मतलब यहां मेटाफर का यूज किया गया है। आइए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ही वर्क्स हार्ड, ए सिंपल सेंटेंस।
a plain language, but we can decorate it by using figure of speech. कौन सा? Either simile or metaphor. क्लास 10th में एक फर्स्ट लेसन है ए लेटर टू गॉड। उसमें जो फार्मर है लेंको, उसमें कहा गया है ही इज एन ऑक्स ऑफ मैन। वहां पर इसी फिगर ऑफ स्पीच का यूज है, वहां पर मेटाफर का यूज है। ही वर्क्स हार्ड, और यदि हम इस बात को इस प्रकार से कहें, ही वर्क्स एज एन ऑक्स। अब ऑक्स हार्ड वर्क के लिए जाना जाता है और इसलिए यह एक कंपैरिजन का कारण बनता है। हम यहां ऑक्स की वर्किंग कैपेसिटी और इस ही की वर्किंग कैपेसिटी को कंपेयर कर रहे हैं। ही वर्क्स एज एन ऑक्स और एज वर्ड का यूज किया गया है। तो मैंने पहले ही आपको बताया, जब हम एज और लाइक वर्ड्स का यूज करके टू डिसिमिलर और अनलाइक थिंग्स को कंपेयर करते हैं तो उसमें सिमिली का यूज होता है। अब आइए इसी सेंटेंस को हम मेटाफर का यूज करके लिखें। हम सब जानते हैं कि ऑक्स बहुत मेहनती होता है और ऑक्स इस बात के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं ही इज एन ऑक्स। अगर आपको कोई कहे वह कैसा काम करता है, क्या बताऊं? ही इज एन ऑक्स। ही इज एन ऑक्स इन वर्क। काम करने में तो बैल के समान है। अर्थात हम एक इनडायरेक्ट जो मीनिंग है वो समझ जाते हैं, ही वर्क्स वेरी हार्ड। आइए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। शी ईट्स टू मच, वो बहुत अधिक खाती है। अब इसके लिए हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। ऐसे बच्चे को हम ग्लटन कहते हैं। Who eats a lot, who eats too much. She eats too much. अब यहां पर थोड़ा डेकोरेट करें। अब टू मच और अधिक कौन खाता है? कौन है ऐसा जानवर जो बहुत अधिक खाता है? आपने सूअर को देखा होगा, खाता ही रहता है, नालियों में, गंदगी में, कीचड़ में घुसा ही रहता है। तो हम इसकी तुलना इस पिग से कर सकते हैं। हालांकि कोई भी शी पिग तो नहीं हो सकती। डिसिमिलर थिंग्स हैं, डिसिमिलर पर्सन एंड एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन यहां हमने उनकी खाने की हैबिट को कंपेयर किया है। शी ईट्स लाइक अ पिग, और कंपैरिजन में लाइक वर्ड का यूज किया गया है, इसलिए इसमें सिमिली का यूज है। यहां हम इसको विदाउट यूजिंग एज और लाइक भी कह सकते हैं। शी इज अ पिग। सभी समझ जाएंगे कि वो बहुत मोटी है, बहुत ज्यादा खाती है, इसलिए उसको पिग से कंपेयर किया गया है और यहां पर एज और लाइक वर्ड्स का यूज नहीं है। तो यहां शी को पिग से कंपेयर किया गया है विदाउट यूजिंग एज और लाइक। एक और एग्जांपल हम यहां लें। माई ग्रैंडफादर इज एज ब्लाइंड एज ए बैट। बैट चमगादड़, जिसे दिखता नहीं है, अंधा होता है। माई ग्रैंडफादर इज एज ब्लाइंड एज ए बैट विदाउट स्पेक्टिकल्स, विदाउट स्पेक्स। मेरे दादाजी चश्मा जब तक नहीं लगाएं तो बिल्कुल चमगादड़ की तरह से अंधे हैं। यहां पर ग्रैंडफादर को बैट से कंपेयर किया गया है, लेकिन आपको तो पता ही है कोई ह्यूमन बीइंग बैट कैसे हो सकता है। लेकिन यहां उनके देखने की, ब्लाइंड होने की जो बात है उसको कंपेयर किया गया है, माई ग्रैंडफादर, और इसके साथ हम एज का यूज करते हैं। माई ग्रैंडफादर इज एज ब्लाइंड एज ए बैट विदाउट स्पेक्टिकल्स। इसको हम बिना एज के यूज किए हुए भी तो कह सकते हैं, तो वो मेटाफर होगा। माई ग्रैंडफादर इज ए बैट, तो समझ जाएंगे कि वो ब्लाइंड हैं, देख नहीं सकते। आइए मेटाफर के कुछ और एग्जाम्पल्स हम लें जिससे आपको मेटाफर का यूज अच्छे से समझ आए। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। किसी ने मेरी बहुत अधिक हेल्प की, मैं उसको अब धन्यवाद देता हूं, उसका आभार प्रकट करता हूं, तो मैं कहूंगा थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, यू आर एन एंजल। आप तो देवता हैं। हम कई बार ऐसे कह देते हैं, उस डॉक्टर ने उस पेशेंट की जान बचाई, वो तो भगवान के समान है,
ए डॉक्टर इज अ गॉड, ऐसा कहा जाता है। वहां पर हम मेटाफर का यूज करते हैं। यू आर एन एंजल, यहां पर एज और लाइक का यूज नहीं किया गया है, फिर भी उसे एंजल बताया गया है। नेक्स्ट, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। विलियम शेक्सपियर अपने पोएम्स में, अपनी राइटिंग्स में इस सेंटेंस का बहुत अधिक यूज उन्होंने किया है और वो कहते हैं ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। यहां वर्ल्ड को स्टेज बताया गया है विदाउट यूजिंग एज और लाइक। टाइम इज मनी, हालांकि टाइम मनी नहीं हो सकता। टाइम इज अ डिफरेंट थिंग, मनी इज अ डिफरेंट थिंग, बट वी कंपेयर टाइम एंड मनी बिकॉज टाइम इज मनी। सो इसको टाइम, जिस प्रकार से हम पैसे को हमें ध्यान से खर्च करना चाहिए, सोच समझ कर यूज करना चाहिए, टाइम को भी बहुत ही ध्यान से खर्च करना चाहिए। टाइम इज मनी, टाइम और मनी को कंपेयर किया गया है, यहां मेटाफर का यूज है। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, बहुत ही फेमस सेंटेंस आपने अवश्य सुना होगा। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। क्या ऊंट जहाज हो सकता है? जी नहीं, लेकिन ऊंट को यहां शिप से कंपेयर किया गया है। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। यहां पर एज और लाइक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए यहां पर मेटाफर का यूज किया गया है। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में सिमिली और मेटाफर्स का यूज करके अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्किल्स को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, इंप्रेसिव बना सकते हैं, और इस प्रकार से आप फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज कर सकते हैं। डिफरेंट पोएम्स में या सेंटेंसेस में आप इन फिगर्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कहां कहां कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं 2 more figures of speech based on this category, means similarity and likeness. Dear students, now we are going to discuss 2 more figures of speech, apostrophe and personification, figures of speech based on similarity or likeness. In case of apostrophe, आपने देखा होगा ये साइन अपॉस्ट्रोफी का साइन है जो हम ग्रामर में पोजेशन दिखाने के लिए यूज करते हैं, जैसे मोहन्स बैग। तो यहां पर मोहन के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, परंतु फिगर्स ऑफ स्पीच में इसका एक डिफरेंट मीनिंग होता है। व्हेन वी एड्रेस समथिंग और समवन, जब हम किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, किसी लिविंग बीइंग को नहीं, जब हम किसी इनएनिमेट थिंग को या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एड्रेस करते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं, या फिर किसी ऐसे पर्सन को प्रेजेंट बताने की कोशिश करते हैं जो एब्सेंट है, जैसे, या किसी ऐसी थिंग को जो है नहीं लेकिन फिर भी हम उसे एड्रेस करते हैं। हम कई बार अपनी कम्युनिकेशन में इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। When we address inanimate things, objects or abstract ideas, if they are present or if they are living, when we address absent things or ideas as if they are present. For example, आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा कि अपॉस्ट्रोफी का यूज हम कैसे करते हैं, या किसी दिए गए सेंटेंस में अपॉस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का पता कैसे लगाएंगे, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कम बैक टू मी ओ मदर, मान लीजिए किसी की मदर की डेथ हो जाती है और उसके बाद वो विलाप करता है, उसका बेटा या उसकी बेटी, और वो कहता है कम बैक टू मी ओ मदर। वो अपनी मदर को एड्रेस कर रहा है, जबकि उसकी मदर अब लिविंग नहीं है, अलाइव नहीं है, वहां पर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसकी मेमोरीज में प्रेजेंट है, उसके इमोशंस में प्रेजेंट है, उसकी फीलिंग्स में प्रेजेंट है, और वो अपनी मदर को पुकारता है, उसे एड्रेस करता है और कहता है कम बैक टू मी ओ मदर। नेक्स्ट इज ओ हैप्पी डैगर।
बहुत सारे शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज में इस प्रकार के अपस्ट्रफी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। ओ हैप्पी डैगर दिस इज थाई सीट। वो डैगर को पुकारता है। डैगर एक नॉन लिविंग थिंग है जिसे हम खंजर कहते हैं। वो खंजर को हैप्पी बताता है। ओ हैप्पी डैगर दिस इज थाई सीट। और थाई का मतलब बहुत सारे पोएट्स या राइटर्स योर को थाई कहते हैं और यू को थाउ कहते हैं। THOU, थाउ एंड थाई, यू एंड योर। थाई सीट ये आपका म्यान है जिसमें आपको रखा जाता है, जैसे तलवार की शीत होती है जिसमें तलवार को रखा जाता है। देन कम स्वीट डेथ, कोई बहुत ही दुखी व्यक्ति, बहुत ज्यादा पीड़ा में बीमार व्यक्ति कई बार मौत को पुकारता है। मौत एक इनएनिमेट थिंग है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, और वो कहता है देन कम स्वीट डेथ रिड मी ऑफ दिस ग्रीफ। हे मृत्यु आओ और मुझे ले चलो, मुझे इस दुख से मेरा पीछा छुड़ाओ। हम यहां पर डेथ को पुकार रहे हैं, डेथ को एड्रेस कर रहे हैं। When we address inanimate things, abstract ideas, absent things or persons, as if they are living or present. Death, be not proud. एक पोएट एक पोएम में कहता है डेथ, हे मृत्यु, बी नॉट प्राउड, इतना घमंड मत करो, मैं नहीं डरता तुमसे। डेथ बी नॉट प्राउड, यहां पर डेथ को एड्रेस किया गया है। वेलकम ओ लाइफ, यहां पर लाइफ को पुकार रहे हैं। देखिए यहां अपस्ट्रफी का साइन आपको मिलेगा या फिर कुछ इस प्रकार से आपको फ्रेज मिलेगा जिसमें हम किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या आइडिया को एड्रेस कर रहे हैं, वहां अपस्ट्रफी का यूज होता है। वेलकम ओ लाइफ, जिंदगी का स्वागत, जिंदगी का स्वागत करता है। हे जीवन, आपका स्वागत है। इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपस्ट्रफी फिगर ऑफ स्पीच को। अब हम बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। पर्सन, आप जानते हैं पर्सन मीन्स ए मैन, एक व्यक्ति। पर्सोनिफिकेशन मीन्स व्हेन वी पर्सोनिफाई नॉन लिविंग थिंग्स। जब हम निर्जीव वस्तुओं को सजीव की तरह से उसमें सजीव वस्तुओं के गुण डाल देते हैं तो उसे हम personification कहते हैं। When we put the qualities of a person in non-living things or inanimate objects, जब हम वस्तुओं में, निर्जीव वस्तुओं में सजीव के गुण डाल करके उसे पुकारते हैं या कहते हैं तो उसे हम personification कहते हैं। We personify abstract ideas or hard concepts to make them understand. पर्सोनिफिकेशन कई बार मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझाने में हमारी बहुत मदद भी करते हैं। एंड आइए कुछ एग्जाम्पल से हम पर्सोनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको समझने का प्रयास करते हैं। द स्टार्स वर प्लेइंग हाइड एंड सीक। स्टार्स यहां पर नॉन लिविंग थिंग्स हैं। हाइड एंड सीक आपने एक गेम है जिसमें छिपम छिपाई भी कहते हैं, बच्चे इस गेम को खेलते हैं। पर्सन्स प्ले दिस गेम हाइड एंड सीक, बट यहां पर स्टार्स आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। बादल मंडरा रहे हैं, उनमें तारे कभी दिख रहे हैं, कभी ओझल हो रहे हैं, बादलों के पीछे छिप रहे हैं। तो हम कह सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को ब्यूटिफाई करने के लिए कह सकते हैं द स्टार्स आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। लेकिन क्या वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। बट हमने उन स्टार्स को लिविंग बीइंग्स बना दिया है, पर्सोनिफाई कर दिया है। इसी को तो पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। द प्लांट्स बेग्ड फॉर वाटर, इसको बोलते ही आप समझ जाएंगे इसका कोई लिटरेरी मीनिंग नहीं है। द प्लांट्स बेग्ड फॉर वाटर, व्हाट डज इट मीन? इसका अर्थ है कि पौधों को पानी की आवश्यकता है, पौधे सूख गए हैं। बेग्ड, यहां पर बेग करने का जो काम है बेगिंग पर्संस करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। पौधे तो कभी हाथ जोड़कर खड़े नहीं होते कि हमें पानी चाहिए।
यहां पर हमने प्लांट्स को पर्सोनिफाई किया है, दे बेग्ड फॉर वाटर, और हम समझ जाते हैं और हमारी लैंग्वेज, हमारा सेंटेंस सुंदर भी लगता है। लेट द रिवर्स क्लैप देयर हैंड्स, यहां पर रिवर्स को पर्सोनिफाई किया है। जब रिवर्स बहुत तेज गति से पानी का बहाव उनमें होता है तो क्लैपिंग की साउंड आती है। हम कह सकते हैं लेट द रिवर्स क्लैप देयर हैंड्स, जबकि क्लैपिंग ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। विजडम क्राइज अलाउड इन द स्ट्रीट, विजडम, विजडम इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड विजडम कांट क्राई। हु कैन क्राई? पर्सन्स कैन क्राई। यहां पर विजडम का मतलब है वाइज पीपल। हमने यहां विजडम को पर्सोनिफाई करके उससे चीख निकलवाई है, उसको क्राई करवाया है, जो पर्सन की क्वालिटी है। विजडम क्राइज अलाउड इन द स्ट्रीट। नेक्स्ट इज द डैफोडिल्स डांस्ड हैप्पीली। डैफोडिल्स बहुत सुंदर फूल होते हैं। दे डांस्ड हैप्पीली, वो हिलते हुए ऐसे नजर आते हैं जैसे कि नृत्य कर रहे हों, जबकि डांस तो पर्सन्स करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। हमने यहां पर डैफोडिल्स को पर्सोनिफाई किया है। पर्सोनिफिकेशन के केस में हम ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज को नॉन लिविंग और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में डालकर उन्हें ह्यूमन बीइंग्स की तरह से प्रस्तुत करते हैं, और वो लैंग्वेज बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। इस प्रकार से जब भी आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल का यूज करें, आप उसमें सिमिली, मेटाफर, अपॉस्ट्रोफी या पर्सोनिफिकेशन जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करके अपनी लैंग्वेज को डेकोरेट कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, अपने लिसनर्स के मूड को अच्छा बना सकते हैं, या लिसनर्स की, रीडर्स की अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। This is all about the figures of speech based on similarity or likeness. Thank you very much. Write down in your notebooks and get some sentences from the poetry section of your book and write down a few examples having simile, metaphor, apostrophe or personification.